तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि भाई एक्टिवेटिंग ग्रुप्स किसको कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स किसको कहते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है। ओरिएंटेशन वो होता था बेटा इलेक्ट्रोफाइल जहां अटैक करेगा। रिएक्टिविटी का मतलब होता था कि बेंजीन के कंपैरिजन में फास्ट अटैक करेगा तो एक्टिवेटिंग, बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो अटैक करेगा तो डीएक्टिवेटिंग। तो हम उसी चीज़ को अब वो आपसे ये पूछते हैं कि अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग ले लें, ठीक है ना, एग्जांपल लेते हैं कि बेंजीन में तो चलो सही पता है भाई कौन कहाँ अटैक कर रहा है, लेकिन अगर मैं नेप्थलीन ले लूँ, इसमें कहाँ अटैक करेगा। एंथ्रासीन ले लें, इसमें कहाँ अटैक करेंगे। और हम फेनेंथ्रीन भी ले लेते हैं, फेनेंथ्रीन इसमें कहाँ अटैक करेंगे। तो आपको यहाँ पर जब भी कभी कोई किसी भी जगह बेटा आपसे पूछेगा कि कहाँ अटैक हो रहा है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या बेसिक अप्रोच है। सोचो जरा, कौन कहाँ अटैक करेगा ये हम कैसे सोचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ऐसा कंपाउंड रख दिया जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपकी बेसिक अप्रोच क्या होगी। ऐसा थोड़ा ना कि आपको रटना चाहिए, आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आप बताइए कौन सा होगा वो जिससे आप ये पता कर पाओगे, वो क्या अप्रोच हो जिससे हम ये पता कर पाएं कि भाई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस जगह अटैक करेगा। तो उसके लिए बेसिक अप्रोच ये होती है। सोच ली इतनी देर में या नहीं सोची? अगर सोच ली है तो फिर ध्यान से सुनो, और नहीं सोची है तो भी सुनो। तो बेटा ये थी हमारी अप्रोच, ये थी कि इलेक्ट्रोफाइल जहाँ आता था हम उसका इंटरमीडिएट बनाते थे, और वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आता था जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन पाता था। तो बेंजीन में तो ऑल 6 पोजीशंस आर इक्वल, इसमें तो किसी को कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन नेप्थलीन की बात करते हैं। कोई आपसे पूछे कि नेप्थलीन में कितनी साइट्स हैं अटैक करने के लिए, तो नेप्थलीन में बेटू 2 साइट्स हैं। ये सारी पोजीशंस अल्फा कहलाती हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं, और ये सारी पोजीशंस बीटा कहलाती हैं, ये सारी भी एकदम आइडेंटिकल हैं। तो अब हम कैसे पता चलेगा हमको कि अल्फा वाला प्रोडक्ट मेजर मिलेगा या बीटा वाला प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। तो आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराइए। अगर अल्फा पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ये वाला इंटरमीडिएट मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। और अगर आप बीटा पे अटैक कराते हैं तो आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिलेगा। ये 2 चीजें हमको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं, कैसे हम देखें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। तो हम अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने नेप्थलीन को लिया, नेप्थलीन में एक जगह आपने H+ इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, जिसको हम लोग कह रहे थे कि भाई ये अल्फा वाला है, अल्फा पे अटैक होगा। तो हम इसके अंदर बेटा रेजोनेंस होती हुई दिख रही है, तो हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अंदर वाला, इस रिंग के अंदर वाला पाई बॉन्ड बदल दो, ये चेंज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आपके ये बन गए, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके ये बन गए, 2 बन गए। अब क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें आप देखो इसमें भी कॉन्जुगेशन है, तो हमने इसके अंदर भी, सॉरी अंदर के पाई बॉन्ड गलत बना दिया। तो बेटा हमने इसके अंदर भी रेजोनेंस करा दिया जो कॉन्जुगेशन था, तो यहाँ पाई आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये H+। अब एक ऑप्शन ये भी है, अभी भी इसके अंदर का पाई बॉन्ड चेंज कर सकते हैं, वही पहले वाला कर दो। तो इसमें ये वाला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सिर्फ टोटल 4 ही बनाएंगे इसमें बच्चे के मन में क्या बात आती है वो मैं बता देता हूं, जो डाउट आता है। पहले मैं डाउट बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें सोचना है, वीडियो पॉज करना है, उसका फिर मैं आंसर दूंगा कि ये वाला जो प्लस है
या ये वाला जो प्लस है ये इस रिंग के अंदर वाला हमने क्यों नहीं बनाया है, इसके पीछे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। पहले जवाब सोच लो बेटा, उसके बाद बताता हूं। हमने इसका टोटल मेजर 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाए। देखो अगर वो पूछेगा टोटल बताओ, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम्हें मजबूरी में अंदर लेके जाना पड़ेगा बेटा पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड प्लस को अंदर बनाने की मजबूरी हो सकती है वैसे। लेकिन अगर वो सवाल जो पूछ रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा भी ध्यान से उनको पता है, वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि यार बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, तो उनको इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए। टोटल वाला यही 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको रिपोर्ट करने चाहिए। इसके 4 अंदर क्यों नहीं प्लस को लेके जा रहे हो ये बताइए। अंदर प्लस को इसलिए नहीं लेके जा रहे कि जब शुरुआत आपने की थी तो दोनों रिंग एरोमेटिक थी, ये रिंग भी ये रिंग भी। जब आपने इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया किसका, जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गए, यहाँ प्लस बनाया, तो इसमें ये वाला जो था इसकी रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, इस रिंग की एरोमेटिसिटी चली गई। अब आप अगर फॉर एग्जांपल इसमें जब ये यहां पाई आ गया और ये प्लस आ गया और अब आप इस पाई बॉन्ड को इधर लाके इस रिंग के अंदर प्लस ले जाना चाहते हो, तो फिर लेफ्ट रिंग की भी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। लेफ्ट रिंग विल ऑल्सो लूज इट्स एरोमेटिसिटी। कौन सी रिंग बेटा अपनी एरोमेटिसिटी छोड़ देगी, लेफ्ट वाली भी छोड़ देगी। तो दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं रही तो वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज हो जाएगी। इसीलिए आप एक रिंग के साथ एरोमेटिसिटी आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये हमने जो चारों बनाए हैं इसमें हमने लेफ्ट वाली रिंग की एरोमेटिसिटी को इंटैक्ट रखा है, हमने उसके अंदर नहीं ले गए हैं उस पॉजिटिव चार्ज को। क्योंकि क्या रीजन है उसके पीछे कि भाई अगर हम लेफ्ट में ले जाते तो उस रिंग की भी एरोमेटिसिटी चली जाती, अभी तो सिर्फ राइट रिंग की ही एरोमेटिसिटी गई है। अब दूसरा बात करते हैं, ये अल्फा वाली पोजीशन पर अटैक करने पर ये बना था। अब हम करते हैं बीटा वाली पोजीशन पर अटैक। यहां अगर अटैक करेंगे तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो एक अंदर वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट करा दो बेटा, मेरे ख्याल से बस यही है, क्योंकि इससे अगले में फिर आपको क्या मजबूरी हो जाएगी कि ये प्लस यहां पर जब ये रिंग के अंदर की तरफ आएगा तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, लेफ्ट वाली रिंग की भी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। तो इसमें आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपोर्ट करने पड़ेंगे, 2। तो अगर अल्फा वाली पोजीशन पर अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और बीटा वाली पोजीशन पर अटैक कर रहा है तो हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो इन दोनों में से अगर आपसे कोई कहे कि ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है या ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ये आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो बेटा ये वाला स्टेबल ज्यादा है। इसीलिए आप जब भी हमारे नेप्थलीन जी को लेके चलेंगे, नेप्थलीन को आपने लिया तो जब इलेक्ट्रोफाइल का आप अटैक कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो मेजर होगा किस केस में, जब ये रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगी। काइनेटिकली कंट्रोल्ड यानी सारा ध्यान किस पर होगा बेटा, रेट पर। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा जब रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगी, यानी ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। ये आपको सोचना है और जवाब देना है मुझको। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो अल्फा पोजीशन पे आता है, मोस्टली आपको अल्फा वाला ही मेजर बनाना है, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन को हमको काइनेटिकली कंट्रोल्ड ही जवाब देना होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। और जब वो हाई टेम्परेचर दे देगा, ये लो टेम्परेचर पे ये बनेगा और हाई टेम्परेचर पे ये बनेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि अगर नेप्थलीन, ये आगे आएगा सवाल याद रखना, अगर हमने इसका सल्फोनेशन कराया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से,
कौन सी रिएक्शन हो रही है? सल्फोनेशन। तो जो हमारा SO3H है 100 डिग्री सेल्सियस पे किया तो SO3H, याद रखिएगा कोई सा भी टेम्परेचर खुद से देख के नहीं सोचेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस आपके हिसाब से ज़्यादा है या कम है, हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, सोचिए खुद से और जवाब मन में रखना बेटा। आगे हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अभी मन में जवाब सोचना। 100 डिग्री सेल्सियस आपके हिसाब से हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। और एक दूसरा है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 180 डिग्री सेल्सियस। देखा अंतर समझ में आ गया? 180 के कंपैरिजन में 100 डिग्री सेल्सियस कैसा टेम्परेचर है बेटा? लो। तो हर रिएक्शन का खुद से हाई या लो टेम्परेचर हो सकता है। आप खुद से अपना दिमाग ना लगाएं कि ये तो 100 डिग्री सेल्सियस तो हाई हो गया। इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पे सॉरी, ये आपका थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है और लो टेम्परेचर पे, जो कि लो 100 डिग्री सेल्सियस लो है भाई साहब इस केस में, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलता है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड। इसमें अल्फा है और इसमें कौन सी पोजीशन पे लगाएंगे? बीटा पोजीशन पे। अब बात करते हैं। अच्छा, नेप्थलीन में जो बेटा काउंटिंग की जाती है वो तो हो गया। अब हम आते हैं एंथ्रासीन पे। एंथ्रासीन की काउंटिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो मोस्ट रिएक्टिव साइट्स हैं वो 9 एंड 10 हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे बेटा? बोलो, इसका जवाब आप कैसे देंगे? इसका जवाब आप ऐसे देंगे, ऐसे सोचेंगे। इसके इंटरमीडिएट, जिसको भी ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, जैसे बाकी बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा। बाकी जिनको भी तकलीफ हो रही हो या जिनको कन्फ्यूज़न हो वो भाई खुद से इंटरमीडिएट बनाएं, खुद से स्टेबिलिटी डिस्कस करें। एक ही चीज़ के लिए हम बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अप्रोच आपको बता दी गई है। ये हैं आपके फिनेंथ्रीन, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, इसको ऐसे भी लिखें तो मान लेना ये दोनों एक ही चीज है भाई, नहीं तो कुछ बच्चे इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। ये दोनों सेम चीज है, फिनेंथ्रीन ही है। इसके लिए बेटा ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। इसमें भी जो मोस्ट रिएक्टिव साइट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? 9 10। इसका भी जवाब आपको खुद से मिल जाएगा जब आप खुद से क्या करना चाहेंगे, क्या करना पसंद करेंगे आप लोग। जब आप ये इंटरमीडिएट बना के देखेंगे आपको स्टेबिलिटी पे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला 9 10 पे जो अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, वही वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, व्हेन 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग। अभी जो बेटा आप लोगों ने ओरिएंटेशन पढ़ा था, वो ओरिएंटेशन आप लोगों ने पढ़ा था तब जब आपके पास सिर्फ एक ही ग्रुप होता है। लेकिन अगर एरोमेटिक रिंग में वो 2 ग्रुप्स लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर एरोमेटिक रिंग में 2 ग्रुप्स लगा दिए जाएंगे तब कुछ रूल्स हैं, वो आप ध्यान से समझेंगे। और इन सारे रूल्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक चलेगा। वो आप बता सकते हैं क्या? क्या लॉजिक होगा बेटा? फिर से सोचो मन में। वो लॉजिक होता है बेटू, सोच लिया? वो लॉजिक है इंटरमीडिएट कहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा। जहाँ इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बनेगा वहीं अटैक होगा। तो इसमें वो ये कहते हैं व्हेन 2 सेम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स are present on aromatic ring। अगर एरोमेटिक रिंग पर दोनों सेम एरो तो हैं तो एनी वन कैन डिसाइड। रूल नंबर 1 है ये। जब 2 सेम एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद हैं तो कौन डिसाइड करेगा बेटा? दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों सेम है। जैसे हमने ये लिया, हमारे पास OCH3 OCH3,
भाई एक कंपाउंड के दो रिंग में होने की क्या पॉसिबिलिटी है भाई? या तो वो ऑर्थो पे हो सकते हैं, या मेटा पे हो सकते हैं, या फिर पैरा पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसने ये कहा है, आपसे ध्यान देना, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इस केस में या तो OCH3 दोनों में से कोई सा भी एक डिसाइड कर देगा। तो ऑर्थो पे थोड़ा कम बनेगा, पैरा पे ज़्यादा बनेगा क्योंकि हिंड्रेंस कम है। यहाँ पर ये दोनों एकदम बराबर हैं, इन दोनों में कहीं पर भी बना लो क्योंकि दोनों में हिंड्रेंस भी बराबर है। याद रखिए दोनों के बीच वाली साइड्स पर आना ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसमें बहुत हिंड्रेंस होती है। दोनों मेटा पर जो हो उनके बीच में आने में बेटा हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर अटैक करना पसंद नहीं करता है। और ये वाली चारों साइड्स तो एकदम बराबर हैं, तो इनमें से किसी भी एक पर आप लगा सकते हैं। तो जब दोनों सेम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें आप किसी भी एक पर लगा सकते हो। नंबर 2, रूल नंबर 2, व्हेन वन एक्टिवेटिंग एंड अदर मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट। एक बेटा एक्टिवेटिंग हो और दूसरा मोर एक्टिवेटिंग प्रेजेंट हो, तो कौन सा वाला बेटा रहेगा? आने वाली इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन बेटू कौन डिसाइड करेगा? मोर एक्टिवेटिंग डिसाइड करेगा। इसको देख लेते हैं। OCH3 और CH3, OCH3 और CH3 मेटा पर, और OCH3 और CH3। इन तीनों में जल्दी से बताओ, इन दोनों में जल्दी से बताओ बेटा कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है? OCH3 का प्लस M ज्यादा होता है, तो जो मोर एक्टिवेटिंग है इट विल डिसाइड। तो मोर एक्टिवेटिंग के ऑर्थो पे कम, मोर एक्टिवेटिंग के पैरा पे ज्यादा। मेजर जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा। मोर एक्टिवेटिंग के ऑर्थो पे कम, मोर एक्टिवेटिंग की पैरा पे ज्यादा, और मोर एक्टिवेटिंग की ऑर्थो, क्योंकि यहां पर पैरा कैसी हो गई है? ब्लॉक्ड। पैरा पोजीशन कैसी हो गई है बेटा? ब्लॉक्ड हो गई है। तो सिर्फ ऑर्थो, दोनों में से किसी भी एक जगह आप लगा सकते हो। और फिर वही बात, इन दोनों के ऑर्थो के वाले दो मेटा पे होंगे तो उनके बीच में ऑर्थो पोजीशन पर नहीं आता है क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3, व्हेन वन एक्टिवेटिंग एंड अदर deactivating group is present। जब एक एक्टिवेटिंग मौजूद हो बेटा और दूसरा कैसा मौजूद हो? डीएक्टिवेटिंग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वन एक्टिवेटिंग एंड अदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट। तो जल्दी से बताओ कौन डिसाइड करेगा बेटा? देन एक्टिवेटिंग ग्रुप विल डिसाइड। आपको खुद पता है एक्टिवेटिंग, भाई इलेक्ट्रोफाइल जो आया है वो क्या लेने के लिए आया है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कहां मिलेगी वो उसको? एक्टिवेटिंग की ऑर्थो पैरा पे ही मिलेगी, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ने तो अपनी ऑर्थो पैरा को खा लिया होगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान किस पे रखना है? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। इंटरमीडिएट को कौन स्टेबल करेगा आपका? अब ऐसे समझो, हमने ऐसे लिखा OH CHO, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, OH CHO मेटा पे और OH CHO। तो सबसे पहली चीज आपको ये सोचनी है कि इन दोनों में कौन डिसाइड करेगा। तो एकदम सिंपल है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो डिसाइड करेगा बेटा। तो एक्टिवेटिंग की ऑर्थो पे थोड़ा, पैरा पे ज्यादा, एक्टिवेटिंग की ऑर्थो पे थोड़ा, पैरा पे ज्यादा, और दोनों के बीच में नहीं आएगा हिंडर्ड, और एक्टिवेटिंग की ही ऑर्थो पे, दोनों में से कहीं पे भी लगा दो। तो ये रूल नंबर 3 है। अगर एक एक्टिवेटिंग हो और एक डीएक्टिवेटिंग हो तो कौन डिसाइड करेगा कहां जाता है? जहां पर आपकी एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा हो जिस ग्रुप की, या एक्टिवेटिंग जो ग्रुप हो वो, क्योंकि ज्यादा से कोई मतलब नहीं, दूसरा तो डीएक्टिवेटिंग है। रूल नंबर 4, व्हेन टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जब दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो उस समय हमको क्या करना होता है?
बताइए जल्दी से। जब दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हों तो कौन डिसाइड करेगा? सोचो, सोच लिया? वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो, है ना। तो इसका जवाब है बेटा मोर डीएक्टिवेटिंग विल डिसाइड। तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा, अरे ये क्या हो गया, तुम सोच रहे होगे कि लेस डीएक्टिवेटिंग होगा, है ना। मोर डीएक्टिवेटिंग विल डिसाइड। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो देखते हैं बेटा। जैसे हमने लिया एक डीएक्टिवेटिंग ज्यादा और एक डीएक्टिवेटिंग कम, एक डीएक्टिवेटिंग ज्यादा और एक डीएक्टिवेटिंग कम, एक डीएक्टिवेटिंग ज्यादा और एक डीएक्टिवेटिंग कम। अच्छा, आप ध्यान से देखना, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग हैं, लेकिन मोर डीएक्टिवेटिंग डिसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की सारी कोशिश ये होगी कि जो मोर डीएक्टिवेटिंग है भैया उसकी ऑर्थो और पैरा पर मत पहुंच जाना गलती से। किस पर नहीं पहुंचना? जो मोर डीएक्टिवेटिंग है उसकी ऑर्थो या पैरा पर गलती से ना पहुंच जाएं, तो उसको अवॉइड करेगा। तो इसीलिए मोर डीएक्टिवेटिंग की मेटा ये है, लेकिन इस पे थोड़ा सा कम क्योंकि इधर से इसकी हिंड्रेंस है। मोर डीएक्टिवेटिंग की मेटा और मोर डीएक्टिवेटिंग की मेटा, क्योंकि जो -m ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मौजूद होंगे देन हु विल डिसाइड, जो मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो डिसाइड कर रहा होगा। तो ये रूल नंबर 4 था। अब बात करते हैं हम बात करते हैं रूल तो हो गए, सारे रूल्स हो गए बेटा, है ना। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहां पर उन्होंने लिया OCO PH, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। है ईस्टर ग्रुप, तो बेटा इसमें ध्यान से कैसे सोचते हैं। इस रिंग को अगर आप ध्यान दो तो इससे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हुआ है, तो ये रिंग कैसी ग्रुप हो गया बेटा? डीएक्टिवेटेड हो गया। और यहाँ इससे ऑक्सीजन के लोन पे जुड़ रहे हैं, तो ये रिंग कैसी हो गई? एक्टिवेटिंग हो गई। तो इसीलिए इस रिंग में ऑर्थो पे थोड़ा और पैरा पे ज़्यादा आना पसंद करेगा, इस रिंग में नहीं आएगा क्योंकि ये रिंग कैसी हो चुकी है? डीएक्टिवेटिंग। अगर ऐसे लिया उन्होंने C डबल बॉन्ड ONH, ये IIT में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था। तो इसमें देखोगे बेटा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस रिंग, तो ये वाली रिंग तो आपकी कैसी हो गई बेटा? डीएक्टिवेटिंग हो गई। और यहाँ इस लोन पेयर के कारण ये रिंग कैसी हो गई? एक्टिवेटिंग। तो ऑर्थो पे थोड़ा हिंड्रेंस के कारण, और मेजर कहाँ बन रहा होगा बेटा? पैरा पे। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इधर में कहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा? तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पे ये रिंग कैसा हो गया? डीएक्टिवेटेड। तो कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पर, क्योंकि -m कहाँ भेजता है? मेटा पर। गलत, ऐसा कहना गलत है। क्यों? ये दोनों सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला। देखो तो कौन सी वाली रिंग एक्टिवेटेड हो गई? ये वाली रिंग एक्टिवेटेड है। तो इस पीएच के, ये रहा पीएच आपका, ये यहाँ, तो इसमें पैरा पर आना पसंद करेगा। तो बेटा ये लिखने की भी बाजीगरी होती है। जैसे उसने C डबल बॉन्ड O लिख दिया, OPH, तो आपको PH वाली रिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो किधर आएगा? नीचे वाली रिंग पर नहीं आएगा, वो किधर आएगा? PH वाली रिंग पर आ रहा होगा। अच्छा, इसमें अब ये तो फिर बेटा क्वेश्चंस फिर तो कितने भी कर सकते हो आप। आपको सारा ध्यान किस पर रखना है बेटा? कि मोर एक्टिवेटिंग विल डिसाइड। अगर सपोज दो एक्टिवेटिंग है, मोर एक्टिवेटिंग विल डिसाइड। एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है, देन एक्टिवेटिंग विल डिसाइड। और दो डीएक्टिवेटिंग, वो ऑप्शन आएगा ही नहीं वैसे तो, दो डीएक्टिवेटिंग वाला, लेकिन अगर दो डीएक्टिवेटिंग वाले आते हैं तो मोर डीएक्टिवेटिंग विल डिसाइड। लेकिन याद रखिएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर सपोज दो डीएक्टिवेटिंग है, उसमें अगर एक डीएक्टिवेटिंग हेलोजेंस है तो हेलोजेंस विल डिसाइड, क्योंकि हेलोजेंस के पास लोन पेयर होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आपको बच्चे को और कौन सी बात बताई जाए? तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स की बात हो गई। हाँ, अब जैसे वो आपसे ये पूछते हैं कि इस रिंग में कहाँ आएंगे इलेक्ट्रोफाइल, इसकी बात करते हैं। तो इस रिंग में बेटा जो बीच वाली रिंग है
वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है, क्योंकि इधर से भी प्लस एम लग रहा है, इधर से भी, तो ये मोस्ट एक्टिवेटेड है। तो इसी की चारों ऑर्थो में से किसी भी एक पोजीशन पर आप आने वाले ग्रुप को लगा सकते हैं। टर्फेनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, बाइफेनाइल होता था, वैसे ये टर्फेनाइल ग्रुप है। अब और क्या बोल सकते हैं बच्चे को, हाँ अब एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। उसमें उन्होंने कहा आपसे कि ये रहा CH3, ये रहा CH2Cl, ये रहा CHCl2 और ये रहा CCl3। इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए। बताइए क्या होगा। तो यहाँ CH3 है, ये कैसा ग्रुप है बेटा, प्लस H। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कैसा ग्रुप है बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। तो इसके पास अभी भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा के कारण अभी भी इसके पास प्लस H है, तो ये अभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग हो गया किसकी वजह से, हेलोजन की वजह से। क्योंकि हेलोजन का कैसा इफेक्ट लग रहा होगा, -I। ये लिया, इसके पास अभी भी 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अभी भी प्लस H शो कर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा था, यहाँ थोड़ा कम प्लस H हो रहा है, यहाँ और कम हो रहा है, लेकिन उस प्लस H के कारण अभी भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये मोर डीएक्टिवेटिंग हो गया। क्यों हो गया मोर डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि यहाँ पर कितने Cl हो गए, 2 Cl। तो ये किसकी वजह से, -I और ज्यादा, और यहाँ पर तो एक भी H मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर नो प्लस H, इसके अंदर प्लस H नहीं हो रहा है, सिर्फ CCl3 का कैसा स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप या -H ग्रुप भी बोल सकते हो, यहाँ पर हो रहा है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। लेकिन दूसरी खास बात क्या है कि मेटा डायरेक्टिंग तो है ही, डीएक्टिवेटिंग तो था ही, अब साथ में क्या हो गया बेटा, मेटा भी हो गया। जबकि इन सब में ये कहाँ तक थे बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे। अब बात करते हैं दूसरी बात, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो बाई पैरा रेशो। मतलब ऑर्थो और पैरा में कौन ज़्यादा बनेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो ऑर्थो पे आना कम पसंद करता है बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस। वो जनरली कहाँ आना पसंद करते हैं, पैरा पोजीशन पे। जनरली पैरा पोजीशन पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हमने कहा था कि जनरली ऐसा होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं, जैसे कोई आपसे ये कहे कि ये रहा टोल्यूइन, ये रहा इथाइल बेंजीन, और ये रहा आपका आइसोप्रोपाइल, और ये रहे आपके टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल को सही से लिखो भाई। वैसे तो देखो बेटा, सबसे अच्छा तो लिखना क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, बेहतरीन तरीका क्या होता है लिखने का, वही लिखते, वैसे ही लिखेंगे हम लोग। ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा इसको लिखने में। ये होता है शानदार तरीका, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, क्यूमीन या फिर हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। फास्ट, क्रिस्प, क्रंची लिखने का तरीका, जल्दी लिखने का तरीका। अब वो आपसे कहते हैं कि इसमें ऑर्थो बाई पैरा रेशो क्या होगा। तो यहाँ देखोगे बेटा, जैसे यहाँ मिथाइल का साइज छोटा है, यहाँ और बड़ा हो गया, यहाँ आइसोप्रोपाइल और बड़ा हो गया, और यहाँ तो टर्शरी ब्यूटाइल गजब का बड़ा हो गया, गजब का बड़ा हो गया। तो ये इधर से इधर की तरफ ऑर्थो बाई पैरा रेशो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस ड्यू टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, किधर की तरफ चला जाता है बेटा वो। अब जैसे सपोज मिथाइल था तो ऑर्थो पे आ सकता है, तब भी इथाइल था ऑर्थो पे थोड़ा और कम हो गया, आइसोप्रोपाइल था ऑर्थो पे और कम हो गया, पैरा पे जाने लग गया सारा, और टर्शरी ब्यूटाइल है तो लगभग एक्सक्लूसिवली किधर की तरफ जाने लग जाता है बेटा, पूरी पैरा तरीके से ही जाने लग जाता है, पूरा पैरा की तरफ से ही जाने लग जाता है। तो इसीलिए इसमें, अच्छा टोल्यूइन के केस में एक बात बता दूं मैं, टोल्यूइन के केस में तो आप जब क्लोरीनेशन कराते हो
या ब्रोमिनेशन कराते हो, इन दोनों में ही ऑर्थो ज़्यादा होता है पैरा से। मतलब बाकी टोल्यूइन के केस में भी जो, और हाँ एक नाइट्रेशन में भी, अभी सब आएंगे बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब आप टोल्यूइन भी लेते हो टोल्यूइन के केस में आप नाइट्रेशन कराओ, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन के केस में ऑर्थो ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू पैरा। जनरली मैंने आपको बताया था पैरा मेजर बनता है, टोल्यूइन के केस हैं कुछ ऐसे, और बाकी इन सब में तो सभी के ही केस में कौन सा वाला मेजर बन रहा होगा बेटा, पैरा वाला मेजर बन रहा होगा। अब आगे चलते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि भाई अगर मैं फ्लोरोबेंजीन लूं, क्लोरोबेंजीन लूं, ब्रोमोबेंजीन लूं और आयोडोबेंजीन लूं, ये हम लोगों ने अलग अलग हैलोजेंस ले ली। अब वो हमसे जानना चाहते हैं कि भैया ये बता दो आप कि इनमें ऑर्थो बाई पैरा रेशो क्या होगा। अच्छा, ऊपर वाले के लिए ऑर्थो बाई पैरा रेशो हम क्या लिख रहे थे, इनवर्सली रिलेटेड टू साइज, साइज का इनवर्सली है। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जा रहा है ऑर्थो बाई पैरा रेशो घटता चला जा रहा है। इधर हम देखते हैं तो ऑर्थो बाई पैरा रेशो, हमारे को साइज से देखते तो इसका साइज सबसे छोटा था, ये बड़ा था और बड़ा था, और ये सबसे बड़ा था। उस हिसाब से तो इसका ऑर्थो बाई पैरा रेशो सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें लेफ्ट टू राइट जब आप आए तो आपको बेटा क्या मिला, ऑर्थो बाई पैरा रेशो जो था वो इंक्रीज कर रहा है। इससे हमको ये बात समझ में आई क्या कि भैया इस केस में इनवर्सली रिलेटेड है माइनस आई के, इस केस में साइज का कोई भी लेना देना नहीं। देखिए बेटा, केमिस्ट्री में यही बात ध्यान रखी जाती है। हम जो पढ़ते हैं, हम उस पढ़ते को कैसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले हम सोच लें उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करें। पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, अलग अलग रिएक्शंस के ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं कि जैसा हम लोगों ने सोचा था क्या बिल्कुल वैसा ही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये बात थी, ऑर्थो बाई पैरा रेशो इस केस में माइनस आई के इनवर्सली रिलेटेड है। अब आपको बताता हूं, आगे चलते हैं हम लोग। ये वाली बातें हो गई, ऑर्थो बाई पैरा रेशो हो गया। हाँ तो बेटा मेरे ख्याल से तो हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली हैं, रिएक्शंस नहीं पढ़ी सॉरी, हम लोगों ने ये तो बहुत देर से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, फास्ट आएगा, स्लो आएगा, जल्दी आएगा, लेट आएगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा कि पैरा पे अटैक करेगा, एक्टिवेटेड रिंग पे अटैक करेगा कि डीएक्टिवेटेड रिंग पे अटैक करेगा। अब हम रिएक्शंस भी पढ़ लें भाई। कब तक हम यही पढ़ते रहेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, ऑर्थो ज़्यादा बनेगा कि पैरा ज़्यादा बनेगा, माइनर बनेगा कि मेजर बनेगा। इस तरीके से हम लोगों को ये सब बातें पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है, ये लीजिए आप, इसमें हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शंस पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें जो बेटा नंबर 1 रिएक्शन है उसे हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन X2 जनरली कौन सी लेंगे, Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे। कौन कौन नहीं होंगे, F2 और I2 नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा एक बात, आपने जब एल्कीन के साथ रिएक्शन की थी Br2CCl4 रिएक्शन हो गई थी, बिकॉज एल्कीन एंड रिएजेंट बोथ वर एक्टिवेटेड इनफ इस रिएक्शन को करने के लिए। ऐसे ही आपने एल्काइन लिया था, एल्काइन ने भी Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कर लिया था, और ये ही लैब टेस्ट भी था आपका, ये पता करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है या फिर नहीं होता। जब हम बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं Br2CCl4 या ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज बेंजीन इज नॉट एक्टिवेटेड इनफ टू रिएक्ट विद Br2। किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है,
Br2 के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इट इज नॉट एक्टिवेटेड इनफ। तो ये जब एक्टिवेटेड नहीं है बेटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक्टिवेटेड बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ या तो हम रिएजेंट को एक्टिवेटेड कर दें, भाई किसी भी तरीके से हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि भाई हमारा रिएक्टेंट और रिएजेंट में से कोई एक एक्टिवेट हो जाए तो रिएक्शन होने लग जाए। दोनों ही रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे, दोनों की दे बोथ वर नॉट दैट मच एक्टिवेटेड कि वो आपस में टकराएं तो वो रिएक्शन हो जाए। तो हमने क्या किया, या हमको क्या करना चाहिए, हमें दोनों में से किसी भी एक को एक्टिवेटेड बना देना चाहिए। एक्टिवेटेड कैसे कर सकते हो आप, किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, किसी के साथ कुछ और रिएजेंट ऐड करके, ताकि वो कोई ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए कि भाई उनके जो कलीजन हो रहे थे आपस में वो रिएक्शन में रिजल्ट कर पाए। तो उसी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। बेंजीन लिया आपने, बेंजीन में आप Cl2 डालते हो और एनहाइड्रस AlCl3 डालते हो, तो बेटा हम लोगों को मिल जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इनका मैकेनिज्म ARSE2 होता है। फुल फॉर्म है बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड में, बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड में। इसी रिएक्शन की हम कंप्लीट अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आखिर ये कैसे हो रही है। अच्छा, सिर्फ जब तक आपने इनको ले रखा था तो ये रिएक्शन नहीं कर रखे थे, हमने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं कैटलिस्ट। वो क्यों डालते हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले हम ये देखते हैं। तो अभी तक बेटा बेंजीन और Cl2 में रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन हमने उसमें क्या डाल दिया बेटा, AlCl3 डाल दिया। वो भी कैसे डाल दिया, एनहाइड्रस। वो क्या करते हैं जरा ध्यान से देखना, वो सबसे पहले है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसको समझते हैं। तो जो ये Cl2 था, ये AlCl3 था, एनहाइड्रस इसीलिए लिया था क्योंकि अगर आप एक्वस लेते तो वाटर के जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे उन्होंने पहले से ही Al के साथ बॉन्ड बना रखा होता, वो आसानी से उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए होते। लेकिन अभी ये जो लोन पेयर है और जो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है उस पे ये लोन पेयर दे दिया जाएगा। इसके पास होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके पास लूमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Cl प्लस AlCl3 माइनस। क्या हुआ, इससे क्या हो रहा है, ये जो बन रहा है बेटा, ये जो बन रहा है, जो रिएजेंट था हमने उसको एक्टिवेट कर दिया, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसको अचीव करवा दी कि अब अगर तुमसे बेंजीन आके टकराएगा तो आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि आपको उतनी एनर्जी दे दी गई है, क्योंकि आपको उतना रिएक्टिव बना दिया गया है कि अब आपके जो कलीजन्स हैं दे विल रिजल्ट इनटू द रिएक्शन। अब हम बात करते हैं, अब क्या हो रहा है स्टेप 2 में। पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो, ये Cl Cl AlCl3। अच्छा बेटा, कुछ जगह तो साफ साफ मैं आपको अच्छे से दोनों बातें बताऊंगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड हो चुका है, ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है। ये आपको पता है, यहाँ प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाता है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कमजोर बॉन्ड हो चुका है। तो कुछ जगह तो हम सीधे सीधे ये बता देते हैं कि भैया ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो Cl प्लस बना और साथ में क्या बना, AlCl4 माइनस। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो बेंजीन बनाया आपने, उसमें Cl ये सही है, ये वाला मैकेनिज्म सही है, समझना बेटा अच्छे से ध्यान से। ये तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करता है और ये चला जाता है निकल के, और हम लोगों को यहाँ पर मिलता है इस जगह ये, जिसे हम लोग कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स, इस पाई कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या खास बात होती है, ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। पाई कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है ये मैं बता दूं आपको। जो ऊपर का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो नीचे का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ किसने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, कॉम्प्लेक्स बिटवीन
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन एंड Cl प्लस, इनके बीच में ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। अच्छा, इस सिचुएशन में कोई आपसे पूछे क्या Cl किसी भी कार्बन से अटैच्ड है, तो Cl प्लस इज नॉट अटैच्ड टू एनी कार्बन। तो ये बेसिकली इस तरीके से शो भी किया जा सकता है, लेकिन ये वाला शो करना बेटा, ये वाला शो करना ज़्यादा सही है, ऐसे शो करना ज़्यादा सही है। फिर भी बताता हूँ मैं आपको। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी शुरू कर दी, इसको देने लग गया। कुछ जगह इसको भी पाई कॉम्प्लेक्स की तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें साफ साफ लग रहा है कि ये इस कार्बन से अटैच होने लग गया। तो इस पाई कॉम्प्लेक्स को हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो पाई ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साथ सिर्फ Cl जुड़ा हुआ है। अब वापस से ये सिर्फ इसी समय पढ़ा है, आइंदा से हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। जो सही हम लोग आइंदा से जो पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ, वो ऐसे पढ़ेंगे। जैसे ये लिया Cl प्लस AlCl3 माइनस, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। माइनस ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, कौन निकल के चला गया, Cl। तो हम लोगों को अल्टीमेटली मिल रहा है यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ Cl और H, और यहाँ आ गया प्लस। इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे हमने पाई कॉम्प्लेक्स कहा था। इसमें किससे जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जुड़े हुए थे, इसीलिए हम इन्हें पाई कॉम्प्लेक्स कहते थे। यहाँ पर अब ये कैसा बॉन्ड बना लिया है Cl ने, सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए हम इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कुछ लोग इनको वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कुछ इन्हें अरीनियम एरोमेटिक आयन को जगह क्या बोलते हैं, अरीनियम आयन भी बोलते हैं। और बेंजीन है इसीलिए साफ साफ हम इसे बेंजीनोनियम आयन भी कह सकते हैं। जनरली हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे। ये RDS होता है, और इसके बारे में क्या कहें, ये sp3 हो गया कार्बन जिससे आके Cl जुड़ा है, तो ये स्पीशीज नॉन एरोमेटिक हो जाती है। इस स्पीशीज के नॉन एरोमेटिक होने की वजह से क्या हो गया, ये तो बहुत दिक्कत हो गई कि भाई बेंजीन मोहब्बत के चक्कर में गया Cl प्लस के पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और बेंजीन एरोमेटिक होता है, अरोमांटिक कंपाउंड होता है, और बेचारे ने जाके अटैक किया और पता चला उसका एक कार्बन sp3 हो गया, और नाउ दैट स्पीशीज इज नो लॉन्गर अ रोमांटिक स्पीशीज, एरोमेटिक रहा ही नहीं वो। तो इसका मतलब तो गड़बड़ झाला हो गया, जिंदगी में रोमांस के चक्कर में जिसमें गए हम, वो वहां से रोमांस ही गायब हो गया। तो इसलिए हम इसको और अच्छे से बेटा पढ़ते हैं, तो भाई ये इसको अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा, ये जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे होगा। ये प्लस इधर आ गया और ये प्लस इधर चला गया। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे हम, तो कैसा बनेगा बेटा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। या दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं बेटा, यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है और यहाँ पहुँचा है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन्हें ये बात तो समझ में आ गया कि नेक्स्ट स्टेप 3 या स्टेप 4 जो भी हो बेटा देखना। अब इनके जीवन से भाई एरोमेटिसिटी गायब हो गई थी और इनको वापस लानी है, इनको गलती का एहसास हो गया, तो इन्हें अब देखना, ध्यान देना, यही तो डिफरेंस है बेटा। अभी तक आपने नॉर्मल पाई बॉन्ड जो पढ़े थे एल्कीन एल्काइंस के अंदर, उसमें इस वाले कार्बन जिस पे प्लस आया है उस वाले पर बहुत आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, तो वो एडिशन रिएक्शन हो जाती थी। लेकिन अगर इसमें आप उसका अटैक करवा दोगे तो इसकी एरोमेटिसिटी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये एरोमेटिसिटी को इंटैक्ट रखने के लिए एडिशन की जगह एक दूसरा पाथ ऑप्ट करता है, और उस पाथ में इसको क्या करना होगा, जो आपका AlCl4- है वो एक बेस की तरह से काम करेगा
और ये आके इस H+ को लेके चले जाएंगे और H+ गया तो यहाँ पर ये माइनस आ गया और इस माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो हमको यहाँ पर मिलेगा Cl प्लस HCl प्लस AlCl3, वापस मिल गया AlCl3 क्योंकि कैटलिस्ट था। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को एक बार फिर से बेटा समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू से चलते हैं। जो आपका रिएजेंट था वो एक्टिवेटेड इनफ नहीं था, ना रिएक्टेंट आपका एक्टिवेटेड इनफ था, तो हमने उसमें लुईस एसिड डाल दिया। लुईस एसिड ने कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स की वजह से वो हाईली रिएक्टिव हो गया। तो वो या तो आपको Cl+ दे सकता है या खुद ही ये खुद ही पार्ट्स कर सकता है। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, आपका रिएजेंट बना। दूसरी स्टेप में क्या हुआ, स्टेप 2 में आपका क्या हुआ बेटा कि आपका पाई कॉम्प्लेक्स बना। वैसे स्टेप 2 में पाई कॉम्प्लेक्स से आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। और इस पाई कॉम्प्लेक्स में हमने जो देखा था, इस समय जो आपका रिएजेंट था वो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिंपल पाई और इलेक्ट्रॉन क्लाउड और हेलोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो वो क्या बात थी, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर जो वो पाई कॉम्प्लेक्स है बेटा किधर की तरफ चला जाता है, यहाँ पर हाँ वो ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। जो आपका ये पाई कॉम्प्लेक्स था ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया ऐसे, और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में या अच्छे तरीके से ऐसे दिखा दिया। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन समस्या क्या थी भाई, इस रिंग से एरोमेटिसिटी गायब हो गई। तो एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए जो आपका लुईस एसिड बेस स्टेप दोबारा से होती है और ये हमको एरोमेटिसिटी वापस मिल जाती है। अब वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इस रिएक्शन की खास बात क्या है। इस रिएक्शन की एक तो खास बात यह है कि ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। बाइमोलिकुलर क्यों, क्योंकि RDS था बेटा, इसमें सपोज आपने जो इलेक्ट्रोफाइल लिया उस पर अटैक करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना, दिस वॉज योर RDS। तो इसीलिए यहाँ 2 स्पीशीज शामिल है RDS में। तो ये कैसी स्टेप है, बायोमोलिकुलर। दूसरी खास बात क्या है इसमें, ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि बेंजीन का जो एक H था, सर यहाँ पर भाई साहब जितने भी लोग हैं ध्यान से समझना, सारे आईटीएंस ध्यान से सुन लें। बाकी जगह H भी है। कोई ये समझे कि इसके अंदर तो 6 H होते थे, एक ही H क्यों दिखाया है, तो वो सिर्फ शो किया है, बाकी सारी जगह भी H होंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल जब आप ले लेते हो तो वो H+ को हटा के उसकी जगह E लगा देता है, यानी H+ गया उसकी जगह E+ आया। तो ये कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये इसे कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरी खास बात, ये एरोमेटिक कंपाउंड में हो रही है, तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जी ये पूरा वर्ड ही सब कुछ बता देता है अभी तक जो आपने लिखा है, बाइमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये अब वो आपसे पूछता है कि क्या इस रिएक्शन के अंदर आइसोटोपिक इफेक्ट मिलेगा। क्या जानना चाहते हैं वो आपसे, क्या इस रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट मिलेगा, यानी क्या ये आइसोटोपिक इफेक्ट, अगर हम बेंजीन लें, अगर हम ड्यूटेरियो बेंजीन लें, ड्यूटेरियो बेंजीन का मतलब D6 और C6T6 लें, तो क्या इनके रेट में अंतर आएगा या अलग अलग होगा, मतलब ऐसा होगा क्या या ऐसा होगा क्या, या फिर इनके अंदर आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा होगा, बताओ। तो आइसोटोपिक इफेक्ट होगा तो या तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो रहा होगा, और अगर आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन हो रहा होगा। आपके हिसाब से आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वीडियो पॉज करके सोच लीजिए। आगे वापस तो चलिए, तो इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता है। रीजन बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, ये जो स्टेप है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, ये RDS में शामिल नहीं है।
दिस इज नॉट आरडीएस। तो रेट में बेटा फर्क तभी डाल पाते हैं आइसोटोप्स चेंज करने पर, जब इसी से तो हमको समझ में आया। जैसे कोई आपसे कहे कि आपको कैसे पता चला कि ये आरडीएस नहीं है, क्योंकि अगर ये आरडीएस होता तो मैं जब आइसोटोप्स चेंज करता तो इसकी रेट चेंज होनी चाहिए थी। इसीलिए हम बोलते हैं जनरली नो आइसोटोपिक इफेक्ट इन ArSe2। ArSe2 के अंदर जनरली क्या नहीं होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं मिलता है। तो इसी वक्त क्यों, क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन RDS। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखेंगे कि आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन shows आइसोटोपिक इफेक्ट। कौन हमको आइसोटोपिक इफेक्ट शो करते हैं बताइए, आयोडीनेशन और सल्फोनेशन। इन दोनों में क्यों करते हैं ये, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस आप पढ़ोगे उनमें हमको आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं मिलता देखने के लिए। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का टूटना है वो RDS में शामिल नहीं है। इस लेक्चर के लिए हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।